कामों का, और आज प्रधानमंत्री देखेंगे। हालांकि मौसम का मिजाज बहुत अच्छा नहीं है, ऐसे में थोड़ी सी दिक्कत कनेक्टिविटी की आ सकती है, लेकिन ये ऑन शेड्यूल मीटिंग है। 10:30 बजे पीएम दिल्ली से देखेंगे और देहरादून में सचिवालय में मुख्यमंत्री अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद रहेंगे। वहीं वो ड्रोन कैमरे के माध्यम से एक एक काम का जायजा लेंगे। खास तौर पर प्रधानमंत्री चाहते हैं कि फर्स्ट फेज के काम तो हो चुके हैं, लेकिन बद्रीनाथ से पहले केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के कार्य हैं वो कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि केदारनाथ धाम को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी काफी संजीदा रहे हैं। और आप जानती हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद वो 5 से अधिक टाइम केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए आ चुके हैं। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि जिस तरीके से उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने निरीक्षण किया है, हो सकता है कि कपाट बंद होने से पहले अक्टूबर में प्रधानमंत्री दोनों धामों के दर्शन के लिए आ जाएं। हालांकि ये कार्यक्रम अभी तय नहीं है, लेकिन आज वो सभी कामों का जायजा लेंगे। और अब बद्रीनाथ जो नया मास्टर प्लान के तहत डेवलप किया जा रहा है, वो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट है। खास तौर पर बद्रीनाथ धाम को किस तरीके से आगे 100 वर्षों के लिए तैयार किया जाए, क्योंकि केदारनाथ धाम को इसी तर्ज पर डेवलप किया जा रहा है। पूजा बिल्कुल। और देखिए, जिस तरह से बताया जाता है यहाँ पर ज्योत्सना की, केदारनाथ में इन दिनों दूसरे चरण का कार्य चल रहा है और 21 ऐसे कार्य हैं जो कि प्रस्तावित हैं, और इसी साल कहा जाता है कि 10 ऐसे कार्य हैं जो कि पूरे होने हैं। तो नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इन सभी पर निगाह रखेंगे, इन सभी के निरीक्षण करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत ही पूजा केदारनाथ का एकदम नया लुक सामने आया है। अगर मैं कहूँ एक दर्शनार्थी के तौर पर या एक जर्नलिस्ट के तौर पर, मैं सबसे पहले 2004 में केदारनाथ धाम गई थी, और सबसे बड़ी बात है कि सहारा समय को ही वो अवसर मिला था कि हमने फर्स्ट टाइम ओपनिंग जो सेरेमनी होती है, कपाट खुलने की सेरेमनी होती है, उसको कवर किया था। तो मैंने खुद से 2004 का केदारनाथ देखा है, और उसके बाद लगातार हर वर्ष मुझे जाने का मौका मिलता है। मैंने एक एक चीज को बदलते हुए भी देखा है, वहां बिगड़ते हुए भी देखा है। यानी कि 2013 की आपदा के बाद केदारपुरी किस तरीके से पूरी तबाह हो गई थी, बाबा केदार बीच में खड़े थे और बाकी कुछ भी नहीं था। और आज जो केदारनाथ है उसमें जो नए घाटों का निर्माण हुआ है, किस तरीके से नदियों को चैनलाइज किया गया है, 3 लेयर सेफ्टी वॉल बनाई गई है, जो मार्ग हैं वो इस तरीके से बनाए गए हैं कि आप जैसे ही मंदाकिनी में स्नान करते हैं और घाट से ऊपर आएंगे तो सीधे आपको मंदिर के दर्शन होंगे। इस तरीके का कैंपस बनाया गया है कि 10,000 लोग भी अगर आ जाएं तो वो मंदिर प्रांगण में खड़े हो सकते हैं। इतनी जगह उसमें बनाई गई है। जो मंदिर है उससे तो कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, किसी भी तरीके की नहीं, उसकी महत्ता को बरकरार रखा गया है, लेकिन बाहरी तौर पर डेवलप किया गया है। एयर कनेक्टिविटी के लिए 2-2, 3-3 हेलीपैड वहां पर बनाए गए हैं। शंकराचार्य की समाधि जो वहां पर मलबे में दब गई थी, उसको दोबारा से एक किस्म से पुनर्जीवित किया गया है पुनर्निर्माण के माध्यम से। प्रधानमंत्री खुद उसके उद्घाटन के लिए आए थे, और आज एक बहुत बड़ा स्थल शंकराचार्य की समाधि स्थल भी है। इसी तरीके से वहां पर एक संग्रहालय भी बन रहा है। इस समय जितने भी काम है, चाहे वो मुख्य पुजारी हैं, रावल हैं, उनके रहने के आवास है, सभी निर्माणाधीन है। और प्रधानमंत्री लगातार इसी बात को कहते रहे हैं कि हालांकि वहां पर काम करने का समय बहुत कम होता है क्योंकि जाड़ों में स्नोफॉल हो जाता है, तो जब भी काम मिले उस काम में गति बहुत तेज हो, ताकि समयबद्ध तरीके से सारी चीजें हो सकें। और केदारपुरी का जो एक कॉन्सेप्ट है, न्यू केदारपुरी का, वो समय पर पूरा हो जाए ताकि देश दुनिया के लोग वहां आ सकें। और इस वर्ष की ही बात करूं पूजा, रिकॉर्ड तीर्थ यात्री अब तक केदारनाथ धाम में जा चुके हैं। आलम यह है कि अब गर्भगृह में भगवान केदारेश्वर के दर्शन नहीं करवाए जा रहे हैं, वहां पर नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण समय बहुत ज्यादा लग रहा है। तो बाहर सभा मंडप से ही केदारनाथ भगवान के दर्शन किए जा रहे हैं, और वहीं से बाहर लोगों को निकाला जा रहा है। आज भी 10 से 12 हजार लोग प्रतिदिन केदारनाथ धाम जा रहे हैं, क्योंकि सुविधाओं में इजाफा हुआ है और नई केदारपुरी सामने आई है। इसी तरीके से कुछ वर्षों बाद हमको बद्रीनाथ का भी एक नया लुक सामने आएगा। बिल्कुल। तो देखिए, दूसरे चरण का बद्रीनाथ कार्य जिस तरह से चल रहा है, पीएम नरेंद्र मोदी आज ड्रोन के जरिए पूरा निरीक्षण करेंगे दोनों ही धामों का। बने रहे हमारे साथ ज्योत्सना, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे। अपने 2 दिवसीय दिल्ली दौरे के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किसाऊ परियोजना की बैठक में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि सीएम धामी ने 17 हाइड्रो प्रोजेक्ट पर चर्चा की है, और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बीते दिन उन्होंने मुलाकात भी की थी।
मुलाकात के बाद धामी ने यह कहा है कि रेल मंत्री से पहले अनुरोध किया गया था, जिसे उन्होंने स्वीकार किया है। देवबंद रुड़की नई रेल लाइन के हरिद्वार जिले के 4 गांव की अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के लिए 28.5 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसके लिए रेल मंत्री का आभार जताया है। सीएम धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार मुलाकात की है। राज्य में आपदा प्रबंधन और पुलिस आधुनिकीकरण को सुदृढ़ करने पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही साथ पिछले दिनों राज्य में कई स्थानों पर आई दैवीय आपदा और उन क्षेत्रों के लिए आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों की विस्तार से जानकारी दी है। ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे को लेकर राज्य में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। सूत्रों की माने तो नवरात्रि में राज्य में राजनीतिक तौर पर उलटफेर हो सकता है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री धामी गोपनीय तरीके से हाईकमान से मिले हैं और मंत्री विधायकों के रिपोर्ट कार्ड उनके सामने रखे गए हैं। बीजेपी संगठन का यह कहना है कि जब दिल्ली गए हैं तो स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन लेंगे, और रही बात अगर कैबिनेट की तो वो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। गौरतलब है कि 3 सीट कैबिनेट में खाली हैं और वर्तमान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर तलवार लटकी हुई है। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि वर्तमान कैबिनेट के 4 मंत्री हटाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी समय समय पर दिल्ली में जाते हैं और कई बैठकें होती हैं, बहुत सारे कार्यक्रम नियत होते हैं, उसके तहत वो वहाँ जाते हैं। आज किसाऊ जल विद्युत परियोजना जो है उसकी बैठक अभी आज होनी है, जिसमें मुख्यमंत्री जी को प्रतिभाग करना है। वो परियोजना 4 राज्यों की मिश्रित परियोजना है, जिसका लाभ उत्तराखंड को भी मिलने वाला है। वो किस प्रकार से बेहतर ढंग से उत्तराखंड में उसको लाया जाए, किस प्रकार से बेहतर ढंग से उसमें काम किया जाए, इस पर आज बैठक है। निश्चित रूप से उस बैठक में वो प्रतिभाग करने गए हैं। और मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार होता है कि वो कब किस व्यक्ति को किस समय पर क्या जिम्मेवारी दे। निश्चित रूप से जब ऐसी कोई बात होगी तो आप लोगों को पता चल जाएगी। कोई यहाँ छिपता नहीं है, ना कोई हमारी पार्टी और सरकार को छिपाने का प्रयास करती है। लेकिन अभी ये सारी चीजें इस प्रकार से जो चल रही हैं, सभी ये कपोल कल्पित बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी होगा, जैसा भी होगा, जो भी निर्णय होगा पार्टी और सरकार का, आप लोगों के मध्य होगा। ज्योत्सना हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। ज्योत्सना, ये उलटफेर हो सकता है, इस तरह की बातें लगातार सुर्खियों में हैं, क्योंकि देखिए 3 पद हैं जो कि अभी भी खाली हैं मंत्री में, और ऐसे में जिस तरह से प्रेमचंद अग्रवाल पर भी तलवार लटकी हुई है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, आप जानती हैं पूजा कि जो भी फैसला होगा मुख्यमंत्री धामी अपनी मर्जी से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में भले ही कहें कि हमारे मुख्यमंत्री हैं या हमारा प्रदेश संगठन है, लेकिन आप जानती हैं कि रिमोट कंट्रोल दिल्ली में ही होता है। तो स्वाभाविक है कि जब कभी उन 3 सीटों को भरा जाना होगा तो मुख्यमंत्री हाईकमान की कंसर्न ही उसमें लेंगे। हो सकता है कि हाईकमान ने ही नाम तय किए हुए हों, या फिर प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर के है। बिल्कुल इस समय सरकार की बहुत किरकिरी हुई है, उसे लेकर भी अंतिम फैसला हाईकमान को ही लेना है कि प्रेमचंद अग्रवाल के बारे में क्या निर्णय लिया जाना है, क्या उनको क्विट करना है या कोई और चीज सामने आनी है। वैसे भी हाईकमान से लेकर मुख्यमंत्री सभी विधानसभा की जो भर्ती है उसमें जो एक्सपर्ट कमेटी है उसकी जांच का इंतजार कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि स्पीकर के स्टैंड का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सूत्र ये भी बताते हैं कि जो जांच हुई है, जिस तरीके से बहुत सीनियर मोस्ट अधिकारियों को जांच सौंपी गई है, स्पीकर कहीं ना कहीं सीधे सीधे हाईकमान के टच में है और वो हाईकमान के ही कहने पर सारे स्टेप उठा रही है। तो आप जानते हैं कि राजनीतिक हलकों में सूत्रों के हवाले से ज्यादा खबरें होती हैं, हालांकि वो पुख्ता तभी हो पाती हैं जब कहीं वो कंक्रीट के रूप में सामने दिखाई देती हैं। इस समय भी प्रधानमंत्री से आज वर्चुअली ही एक किस्म से कह सकते हैं कि मुलाकात मुख्यमंत्री की होगी, लेकिन वो कल गृह मंत्री से जरूर मिले। गृह मंत्री से मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन और पुलिस आधुनिकीकरण में उन्होंने केंद्र की मदद मांगी है। हालांकि बहुत स्वाभाविक है कि गृह मंत्री से मुलाकात के दौरान राज्य के विषय पर भी चर्चा हुई होगी, क्योंकि अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनकी विशेष रुचि उत्तराखंड को लेकर रहती है और ऐसे में कुछ न कुछ मार्ग निर्देशन उनसे प्राप्त हुए होंगे। रही बात कैबिनेट रिसफलिंग की, दायित्वों को लेकर के कयासबाजी बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन अभी सब मान रहे हैं कि 7 तक से इसलिए कोई बड़ा निर्णय नहीं होगा। और उसके बाद नवरात्र है पूजा, आप जानती हैं कि नवरात्र में हर अच्छी शुरुआत
करने की एक परंपरा है। तो ऐसे में जो जिन लोगों को दायित्व मिलना है वो भी इस उम्मीद में है कि शायद नवरात्रि के दौरान जो संगठन के लोग हैं उन्हें सरकार में दायित्व मिले। वहीं जो 3 सीटें खाली हैं कैबिनेट की, उन्हें लेकर भी बाकी लोगों की निगाहें हैं कि किसका इस बार टिकट किसको मिलता है, यानी मौका किसको मिलता है कैबिनेट में शामिल होने के लिए, क्योंकि 47 विधायक हैं और केवल 12 लोगों की कैबिनेट होनी है, उसमें एक मुख्यमंत्री भी शामिल है। तो हर तरीके की चीजें हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ट्रिपल एससी मामले में जो जांच रिपोर्ट है वो गृह मंत्री के सामने रखी है, ये हमारे सूत्र बताते हैं। वर्तमान में जो राजनीतिक परिदृश्य स्टेट में बना हुआ है उसे लेकर उन्होंने अपना जो पक्ष है, अपनी जो कार्रवाई है सरकार की, वो सभी वहां पर रखी है। और जैसा मैंने बताया है कि ऑफिशियली उनकी अनिल बलूनी और अमित शाह 2 लोगों के अलावा किसी से मुलाकात नहीं हुई है। सिर्फ वो ऑफिशियली 2 लोगों के अलावा किसावान परियोजना की बैठक में शामिल हुए, जहां वो अन्य स्टेट के प्रतिनिधियों के साथ, जल शक्ति मंत्री के साथ बैठक में शामिल हुए हैं। पूजा, ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ ज्योत्सना, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। तो कांग्रेस में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह ने पीसीसी से ये कहते हुए इस्तीफा दिया है कि वरिष्ठ लोगों को नजरअंदाज किया गया है। ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि इस बीच पिथौरागढ़ के विधायक और दिग्गज कांग्रेसी नेता मयूख माहर ने भी पीसीसी से ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि उन लोगों को सदस्य बनाया गया है जो अपने बूथ से कांग्रेस को कभी वोट नहीं दिलवा पाए। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चुप है और वहीं कांग्रेस के अंदर उबाल है। हालांकि प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि जो भी सदस्य बना है वो एक निर्वाचन प्रक्रिया के तहत बना है और सब ठीक हो जाएगा। कहीं कोई नाराजगी है तो उसे ठीक कर लिया जाएगा। एक चुनाव प्रक्रिया पूरी होती है। सदस्यता अभियान के बाद बूथों के डेलीगेट चुने गए, डेलीगेटों से ब्लॉकों और फिर जिले के लिए डेलीगेट चुने गए, उन्हीं में से पीसीसी सदस्य चुने गए हैं। और केंद्र की ओर से जो है यहाँ पर पीआरओ एपीआरओ की नियुक्ति भी उन्हीं के निर्देश पर ये सारी प्रक्रिया अपनाई गई। अब कुछ सदस्यों को हो सकता है कि उससे नाराजगी रही होगी, तो उस नाराजगी को हम केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखेंगे निश्चित तौर पर। और क्योंकि केंद्रीय स्तर का मामला है, केंद्र से ही पीसीसी सदस्यों का चुनाव होकर के आया है, तो ये पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव प्रक्रिया के साथ हुआ। अगर कुछ सदस्यों की नाराजगी है तो उसका संज्ञान लेंगे। और एक बार फिर से एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ रही हैं। ज्योत्सना, क्या जानकारी है? कांग्रेस में कुछ उथल-पुथल चल रहा है अंदर ही अंदर, लेकिन कांग्रेस ये जरूर कह रही है कि जो भी नाराजगी यहाँ पर नेताओं की है उसे हम दूर कर लेंगे। ज्योत्सना, आपको आवाज मिल पा रही है? खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्यपाल सरकार के अनुरोध पर राज्य लोक सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया है। 2500 से ज्यादा पदों के लिए 4 परीक्षाओं के माध्यम से अक्टूबर से भर्ती शुरू हो जाएंगी। बीजेपी ने खुशी जाहिर करते हुए ये कहा है कि एक तरफ विवादित भर्ती परीक्षाओं में धांधली की जांच होती रहेगी, वहीं दूसरी ओर युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के दरवाजे खोलते हुए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार की मंशा है कि पारदर्शी तरीके से परीक्षा का आयोजन हो। वहीं कांग्रेस ने ये कहा है कि पहल तो अच्छी है, लेकिन सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि पारदर्शी तरीके से हो। कहीं इस बार भी यूके ट्रिपल एससी परीक्षा की तरह कोई घोटाला ना हो जाए, अच्छे अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाए। देखिए, राज्य संघ लोक सेवा आयोग जो हमारा प्रदेश का है, उन्हें अध्यक्ष जी ने कल जो भर्तियां हैं उन भर्तियों को लेकर के कैलेंडर जारी किया है। 3600 लगभग जो भर्तियां हैं उन पर उन्होंने परीक्षा कराने की तिथियां भी घोषित कर दी। और हमारी सरकार को जो उन्होंने प्रस्ताव दिए हैं उस पर सरकार ने आयोग को कहा है कि जो भी सहयोग सरकार से आयोग को चाहिए वो हम देंगे। निश्चित रूप से ये उत्तराखंड के युवाओं के लिए बहुत बेहतर समय जो है वो आगे की भर्तियों में होने वाला है। किस प्रकार से पारदर्शी भर्तियां उत्तराखंड के अंदर कराई जाएं, इसमें हमारी सरकार कृत संकल्पित है। और निश्चित रूप से आने वाले समय पर विभिन्न जो भर्तियां और हैं उनके कैलेंडर
संघ लोक सेवा आयोग जो है वो जारी कर देगा। बेहतर ढंग से हमारी परीक्षा संपन्न हो सके, युवाओं को रोजगार मिल सके, अपने प्रदेश के युवा अपने प्रदेश में रोजगार कर सकें, इस पर सरकार कृत संकल्पित है, इस पर हम काम कर रहे हैं। देखिए, अब ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी है कि अगर उन्होंने शेड्यूल जो जारी किया है तमाम वैकेंसियों का, तो मेरा ये उनसे निवेदन है कि जिस तरह की स्थितियां इस प्रदेश में हो रही हैं और बड़े बड़े जो लोग हैं, मंत्री से लेकर और विधायक तक इस तमाम खेल में इन्वॉल्व हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत प्रिकॉशन लेकर, बहुत ध्यानपूर्वक जो है उनको ये कार्य करना पड़ेगा और सोच समझकर ऐसे लोगों को जिनको बहुत स्पष्ट तौर से पिछले 22 सालों में जिनके चरित्र पर कोई दाग नहीं लगा है, ऐसे बहुत से अधिकारी हैं जिनको सरकारों में मौका नहीं मिला है क्योंकि ईमानदार हैं। ऐसे ईमानदार अधिकारियों को जिम्मेदारी देके और इस तरफ लगाएं तो मैं समझता हूं तब तो ठीक है, लेकिन फिर कहीं ऐसा ना हो कि जो खेल लगातार चल रहा है उस खेल में कहीं ये खिलाड़ी फिर घुस जाएं, इस पर विशेष उम्मीद की। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।